हेलो एंड वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल। स्टडी इन योर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज हम यहाँ पे स्टार्ट की थी हमने, और उसके लगभग पार्ट 5 तक हो चुका है। यहाँ पे पार्ट 6 करूँगा मैं स्टार्ट। पार्ट 6 थोड़ा लेट में आ रहा था क्योंकि जो शेड्यूल था थोड़ा बिजी था, तो विदाउट एनी लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और 20 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल से कराऊंगा, तो आप इसको बिल्कुल देखते रहिएगा। आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके उत्तराखंड ग्रुप सी के, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो यहाँ पे 1947 के टाइम पे जो दिल्ली अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए उस टाइम पे जो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। जबकि अगर मैं बता दूँ, जब स्वतंत्रता के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो जेबी कृपलानी जी थे। और उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि मौलाना अब्दुल कलाम जी आज़ाद 1940 से लगभग 1946 के टाइम पे रहे, एंड ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। देखिए जो 1938 का जो सेशन है 1938 का और 1939 का, ये दोनों ही सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1938 का जो सेशन हुआ था वो हुआ था हरिपुरा में, और वहीं 1939 का हुआ था त्रिपुरी में, अब इन दोनों की जो अध्यक्षता की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो यहीं पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई थी, और कंट्रोवर्सीज़ क्या हुई थी मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी लगभग ये हुई थी कि जो महात्मा गांधी उस टाइम पे नहीं चाहते थे कि जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था कि पट्टाभी सीतारामैया को उठा दिया था प्रेसिडेंसी के लिए। बट क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो हार गए थे सुभाष चंद्र बोस के सामने, ठीक है। अब जब वो सुभाष चंद्र बोस के सामने हार गए थे तो फिर क्या हुआ, एक फैक्शंस आ गया था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में, जिस वजह से क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। अब उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रेसिडेंसी को छोड़ दिया था तो उन्होंने क्या बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाई गई थी 1939-40 में, तो ये बनाई गई थी किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जब पट्टाभी सीतारामैया जी हार गए थे सुभाष चंद्र बोस के सामने, तो सुभाष चंद्र बोस उसके बाद क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे। बट सुभाष चंद्र बोस जी ने उस टाइम पे प्रेसिडेंसी अपनी उसके बाद छोड़ दी थी और फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी छोड़ दी थी तो उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो उसके बाद बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद क्या बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड के साथ साथ इसका आंसर भी बता दिया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हरिपुरी सेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि 1927 का बटलर कमीशन का उद्देश्य क्या था, या बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो ये देखिए जो बटलर कमेटी है इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। बहुत सारे पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, इन सब में पूछा जा चुका है कि बटलर कमीशन किस उद्देश्य से था। तो सिंपली आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो बटलर कमीशन था, आई होप आपने यहाँ पे जो ऑप्शन है उन सभी को पढ़ दिया होगा, और नहीं पढ़ा तो पॉज कर लीजिएगा। तो जो इसका आंसर होगा, देखिए उस टाइम पे इंडियन स्टेट थे, इंडियन प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिशर। तो इन दोनों के बीच में ये बटलर कमीशन था, और इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में जो संबंध थे उनको सुधारने के लिए ये बटलर कमीशन लाया गया था। तो भारतीय सरकार यानी कि उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार थी, तथा देसी राज्य यानी इंडियन स्टेट मतलब इंडियन प्रिंसली स्टेट के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए ये कमीशन लाया गया था, ठीक है। तो इतना बस आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए तो ज़रूर इसके बारे में आप बताइएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कब हुआ था। तो ये हुआ था 1942 में 8 अगस्त 1942 से ये स्टार्ट हुआ था और इसका लीडरशिप मतलब नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था ये गोलवाकर टैंक से। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिसमें समझाने के लिए उसमें मैं समझाऊंगा, जिसमें नहीं है उसमें हम सीधे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है करो या मरो डू एंड डाई का मंत्र कब दिया गया था। तो आप सभी को पता है 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उस टाइम पे ये नारा आया था और ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता करी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा दे दूँ। देखिए 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी ये भगत सिंह जी को, सुखदेव और राजगुरु को, और इससे पहले ही गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट भी मार्च 1931 में हुआ था और मार्च के लास्ट में हुआ था फिर क्या, ये कराची सेशन। मार्च के लास्ट में हुआ था कराची सेशन। अब कराची सेशन में क्या हुआ था कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसको मतलब सपोर्ट किया गया था किसमें, कराची सेशन में। इसके अलावा जो स्वराज था, स्वराज की डेफिनेशन बताएगी कि स्वराज किस तरीका का होगा, किस तरीके से हम स्वराज को मांगेंगे, क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी। ठीक है, इसके अलावा नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग इसके अंदर आई थी, कराची सेशन के अंदर ही ये चीज़ की गई थी। और साथ साथ में जो फंडामेंटल राइट, जो सिटीजन के लिए क्या क्या फंडामेंटल राइट होने चाहिए थे, उनके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल राइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या करी थी, स्टार्ट करी थी। मतलब क्या क्या चीज़ें फंडामेंटल राइट के अंदर होनी चाहिए वो भी यहाँ पे निर्धारित करी गई थी। और जो नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग नेशनल लेवल पे आनी चाहिए, और यही बेस बना था किसका, नेशनल प्लानिंग कमेटी का, जो कि 1938 में आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग बना था किस टाइम पे, कराची सेशन में, और इसी को आधार बना के नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी 1938 में। और चेयरमैन कौन थे इसके, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो मैंने अभी जैसे कि आपको बताया था 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, और ये कब बनी थी, 1938 में बनी थी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से समझना था। पूरा बैकग्राउंड में हर किसी क्वेश्चन को बताते जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ी है फिर भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। साइमन कमीशन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा टाइम बता चुका हूँ, इसमें नहीं बताऊँगा मैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो पिछली वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। तो भारत साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन बना था 1927 में, और इंडिया में आया ही 1928 में, बॉम्बे में आया था। और उस टाइम पे साइमन गो बैक के नारे लग गए थे, इसका बहिष्कार हुआ था। इसका बहिष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज़ सदस्य थे। ठीक है, तो ये होगा भी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो साइमन कमीशन था, ये साइमन कमीशन मेनली बनाया गया था जो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि भारत में वैध शासन यानी कि डायरकी प्रारंभ कब की गई थी। तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरकी प्रारंभ की गई थी, ये हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1999 में ये डायरकी इस्टेब्लिश की गई थी। और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो उस टाइम पे क्या किया गया था कि जो डायरकी थी, ये डायरकी को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 सुमिलित करने के लिए आपके सामने दिया गया है, ये अगस्त घोषणा है, ए अगस्त घोषणा है, उसके सामने 1 है मॉन्टेस्क्यू, मतलब कि किसके टाइम पे कौन सी घटना हुई थी। तो ए है अगस्त घोषणा, सामने है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, दूसरा है कि अगस्त प्रस्ताव, जिसे अगस्त ऑफर भी कहा जाता है, उसके सामने है लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, उसके बाद है अगस्त संकल्पना, उसके सामने है तीसरे पे जिन्ना जी,
और डी है प्रत्यक्ष कार्यवाही, जिसे डायरेक्ट एक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में, उसके सामने महात्मा गांधी। और आपको सुमेलित करना है। देखिए जो अगस्त घोषणा हुई थी, ठीक है, तो अगस्त घोषणा हुई थी किस टाइम पे? देखिए अगस्त घोषणा हुई थी यहाँ पे आपके मॉन्टेस्क्यू के टाइम पे। मैंने आपको बताया कि अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं इसे, अगस्त डिक्लेरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पुरानी वीडियोज है मैंने उसके बारे में, इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताया है। तो अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में हुई थी, ठीक है, और ये मॉन्टेस्क्यू के टाइम पे हुई थी, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगस्त डिक्लेरेशन में पहली बार ये कहा गया था ब्रिटिशर के द्वारा कि दे आर ट्राइंग टू गिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द इंडियंस। मतलब पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने के लिए तैयार हो गए थे, अगस्त डिक्लेरेशन में ये कहा गया था, ठीक है। तो ये 1917 में हुआ था अगस्त डिक्लेरेशन या अगस्त घोषणा। बी है यहाँ पे कि अगस्त प्रस्ताव, मतलब अगस्त ऑफर कहते हैं इसे, अगस्त ऑफर, ठीक है। तो ये अगस्त ऑफर आया था 1940 के टाइम पे, और ये अगस्त 1940 के टाइम पे आया था, और ये आया था किसके टाइम पे? लिन लिथगो के टाइम पे, ठीक है, लिन लिथगो के टाइम पे, ठीक है, लिथगो के टाइम पे। और सी है आपके सामने कि अगस्त संकल्प, ठीक है। तो अगस्त संकल्प यानी कि अगस्त रेजोल्यूशन, ठीक है, अगस्त रेजोल्यूशन कब आया था? तो ये अगस्त रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त से स्टार्ट हुआ था, तो वो अगस्त रेजोल्यूशन भी बोलते हैं उसको। तो ये किसने किया था? ये मतलब महात्मा गांधी ने इसके लीडर थे, तो महात्मा गांधी के टाइम पे ये चीज़ हो गई, ठीक है, महात्मा गांधी इससे रिलेटेड है। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो डायरेक्ट एक्शन किसके टाइम पे हुआ था? मतलब किसने ये कौन एसोसिएटेड है कि डायरेक्ट एक्शन, किसने ये नारा दिया या किसने बोला कि डायरेक्ट एक्शन करना है? ये है एम.ए. जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब डायरेक्ट एक्शन के टाइम पे क्या हुआ था ना कि देखिए 1946 का टाइम था, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्शन जो ये था 16 अगस्त 1946 के टाइम पे हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एक्शन। अब देखिए 1946 के टाइम पे क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर आया था। अब कैबिनेट मिशन फेल हो गया, किस वजह से? कैबिनेट मिशन ने क्या बोला कि भाई अब क्या करेंगे ना कि इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं होगा, यूनाइटेड इंडिया रहेगा, ठीक है, और यूनाइटेड इंडिया के अंदर ही अलग अलग ग्रुप बनेंगे। तो मतलब पाकिस्तान की डिमांड को राइटली रिजेक्ट कर दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा, जिससे कि गुस्सा हो गई कौन? ये मुस्लिम लीग वाले, और उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट कार्रवाई, मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। और प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या करेंगे कि जो मुस्लिम होंगे उनको इकट्ठा करेंगे और हम डिमांड रखेंगे जोरों शोरों से कि हमें एक अलग से एक नेशन चाहिए। तो इस वजह से डायरेक्ट एक्शन आया था 16 अगस्त 1946 को। तो बैकग्राउंड तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, समझ में आया तो अच्छी बात, वरना आप चीज़ों को रट सकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखिए इन सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह। देखिए बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 को, ठीक है। अब देखिए दांडी मार्च आप सभी को पता है कब से कब हुआ था, ठीक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में दांडी मार्च चला था, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल ये 1918 में हुई थी, जहाँ पे पहली बार महात्मा गांधी जी ने ये क्या बोलते हैं आमरण अनशन रखा था, ठीक है। आमरण अनशन मतलब मरने तक उन्होंने अनशन रखा था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बारदौली सत्याग्रह की बात करूँ तो 1928 में हुआ था, और बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी, किसको? वल्लभ भाई पटेल जी को। तो आई होप इस चीज़ से आपको ये क्वेश्चन से इस चीज़ को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से लेकर 1922 के बीच में। और ये क्यों रुका था असहयोग आंदोलन? जब क्या हुआ था फरवरी
1922 में चौरा चौरी नामक स्थान जो कि गोरखपुर में है, उसमें यहाँ पे वायलेंस हो गए थे जब बहुत सारे इंडियंस ने जो पुलिस थाना था उसको जला दिया था और बहुत सारे पुलिस मर गए थे। उस वजह से अहिंसा हो गई थी और अहिंसा का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे महात्मा गांधी जी। इस वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, अब देखिए ये कथन किसने कहा कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये सिंपल है, इस कथन ये चीज़ रटने वाली है और ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये बता दूं कि 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि या जिसे सर भी कहते हैं उसकी उपाधि क्या कर दी थी? वापस दे दी थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद जरूर रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो किसने बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन का बनाया था आलेख किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में और ये बनाया था महात्मा गांधी जी ने। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है? तो साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। और ये साबरमती है, ये है आपका अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, विपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो विपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुनाया गया था? ये विपुरी नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था त्रिपुरी होना चाहिए था। ये इन्होंने यहाँ पे गलत लिख लिया है, इसलिए मैं तभी कह रहा हूँ कि क्या है। जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया था ना आपको, त्रिपुरी के बाद त्रिपुरी संकट हुआ था, उसके बाद देखिए मैंने आपको वहाँ पे कहानी बताई थी कि पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में ये 1939 के प्रेसिडेंसी इलेक्शन लड़े गए थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, जबकि महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जीत जाए। अब क्या हुआ कि इन दोनों फिर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा अनबन हो गई, जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था और उन्होंने एक नई ब्लॉक बनाया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक बोलते थे 1939-40 में, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रेसिडेंसी छोड़ दी गई किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, तो उसके बाद बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो देखिए मैंने बोला था ना कि इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो जो भी क्वेश्चन बनता है मैं उसको पहले ही आपको बता दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो ये विपुरी नहीं है, ये होगा त्रिपुरी। ठीक है, ये होगा त्रिपुरी सेशन या त्रिपुरी संकट, इसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 होगा कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? देखिए क्या हो गया था ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला गया था कि यार मतलब जब आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसको क्या कर देना? समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि इसने अपना पर्पज़ को क्या कर दिया होगा? सिद्ध कर दिया होगा, तो उसके बाद इसको क्या कर देना चाहिए था? समाप्त कर देना। ये सुझाव दिया था किसके द्वारा? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो देखिए 1939 पे बहुत सारे सवाल बनने और बार बार बनते हैं, तो ये त्रिपुरी है आपका जबलपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सवाल बनने से तो आपको बार बार ये चीज़ें याद रखनी है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो ये बहुत ही सिंपल है, ये 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आए थे। कहाँ से? अफ्रीका में, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारत, ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश जला गया है? तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हमेशा आपको रटना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इन चारों में से इसका आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये चीज़ कही थी। ठीक है, ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, फिनिक्स फार्म, इंग्लिश में अगर इसे बोलेंगे तो फोनिक्स फार्म बोलेंगे।
ठीक है, फोनिक्स फार्म। ठीक है, तो ये फोनिक्स फार्म की स्थापना किसने करी? तो देखिए जो साबरमती का जो आश्रम था या जो फोनिक्स फार्म था, इनकी मतलब परिकल्पना फोनिक्स फार्म या टॉलिस्टॉय फार्म से ही आई थी, जो साबरमती आश्रम वगैरह ये गांधी जी ने बनाए थे। तो जो फोनिक्स फार्म की स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने करी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 होगा कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो बहुत ही सरल सवाल है, और इनकलाब का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, और मोहम्मद इकबाल ने कहा, क्या लिखा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। जय हिंद का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सिंगापुर और रंगून में इन्होंने अपनी पैरेलल सरकार भी चलाई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, रंगून। और हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के नाम पे अंडमान एंड निकोबार के बहुत सारे जो आइलैंड है वो भी उनके नाम भी बदले गए हैं सुभाष चंद्र बोस के नाम के उस पर। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशल काउंसिल से जुड़े हुए थे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 20 यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे सारे आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपकी जो भी क्वेरीज होती है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा आप उनको, सो डेट हम उनको सॉल्व कर पाएँ। और इसी तरीके से अगले 20 क्वेश्चन भी अब मैं डेली बेसिस पे लाने की कोशिश करूँगा, ताकि एक भी दिन आपका छूटे ना और आप ये करते रहिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।